हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी लर्निंग क्लासेस। डीजी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल गोइंग टू टेक अप अ चैप्टर ऑफ एलिमेंट्री साइंस एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज मैटर अराउंड अस। यानी कि आज हम ग्रेड 5 स्टैंडर्ड 5 का जिस चैप्टर का व्याख्या या चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, उस चैप्टर का नाम है मैटर अराउंड अस। यानी कि हमारे इर्द गिर्द की वस्तुएं, चीज़ें, क्या क्या चीज़ हमारे इर्द गिर्द में है और ये कहाँ से आई हैं, इनका हम चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में स्टैंडर्ड 5 के लिए हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उसका सबसे पहले हम कंटेंट को जान लें। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रॉम वेयर मैटर केम फ्रॉम। नंबर 1 के मैटर्स या द्रव कहाँ से आए हैं। नंबर 2 definition of matter. Number 3 states and classification of matter. Number 4 change of states of matter. Number 5 physical changes and chemical changes. Number 6 important questions and answers. लास्ट में हम देखेंगे इस चैप्टर का कि इम्पोर्टेंट एंड यूनिक और ट्रिकी क्वेश्चंस क्या हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैटर हम कहते किसको हैं, या फिर विज्ञान की दृष्टि से विज्ञान में मैटर का परिभाषा क्या है, या मैटर को विज्ञान ने किस तरह से परिभाषित किया है। तो आप इससे पूर्व भी कई क्लासेस में पढ़े होंगे कि मैटर क्या है, द्रव्य क्या है। तो इसका डेफिनेशन है कि मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेसेस एंड हैज़ सम मास। एग्जाम्पल वुड, वाटर एंड एयर। यानी कि जो चीज़ें जगह घेरती हों और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो उसे हम मैटर कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। मैटर का हिंदी में नाम है द्रव्य। तो इसका डेफिनेशन फिर से एक बार सुन ले कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ सम मास। एग्जाम्पल वुड, वाटर एंड एयर एटसेट्रा। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो गैस हों या फिर कोई लिक्विड हों या फिर ठोस हों यानी कि सॉलिड हों, ये सभी चीज़ें अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान यानी कि मास रखती हैं और इसमें कुछ न कुछ जगह घेरने की सलाहियत होती है। उस चीज़ को हम मैटर कहते हैं। जैसे कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ों को आप देख रहे हैं, चाहे वो आपके घर का टेबल फ़ैन हो, सीलिंग फ़ैन हो, आपके घर में वुडन कोई चीज़ें हों जैसे कि फर्नीचर वगैरह, टेबल, या आप बाहर भी कई चीज़ों को देखते हैं, पेड़ है, पौधे हैं, मिट्टी, बालू, पानी, नमक, पत्थर, कोयला एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ मास रखती हैं और कुछ ना कुछ जगह यानी कि वॉल्यूम घेरती हैं। इसलिए इस चीज़ को साइंस की दृष्टि में हम मैटर कहते हैं या फिर हम द्रव्य कहते हैं। तो अब हम ये जानते हैं चैप्टर के मुताबिक कि ये द्रव्य, ये मैटर्स आए कहाँ से। दुनिया में जितने भी मैटर्स हम देख रहे हैं ये आए कहाँ से, इनका एग्जिस्टेंस कहाँ से हुआ। ये दुनिया में अभी तो इस वक्त मौजूद हैं, जो हम देखते हैं लोहा की शक्ल में, सोना, चांदी, आटा, चावल, बहुत सारी चीज़ें। तो ये आए कहाँ से, दुनिया में बने कहाँ से, दुनिया में इसका अस्तित्व कहाँ से आया। तो इसको समझने के लिए हम आपको बिग बैंग थ्योरी समझाते हैं। यानी कि दुनिया में एक अरबों साल पहले एक बड़ा धमाका हुआ था। उस धमाके की स्टोरी या उस धमाके का कल्पना साइंस ने किस तरह से किया है उसको हम जानते हैं। ये बिग बैंग थ्योरी है क्या चीज़, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो ये बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड की रचना की, यानी कि ये जो सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स है, इसकी रचना की एक वैज्ञानिक थ्योरी है। बहुत सारी थ्योरीज़ धार्मिक किताबों में भी या बहुत सारी थ्योरीज़ कहानियों में आपने सुना होगा कि ब्रह्मांड किस तरह से बना, लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे इसका साइंटिफिक थ्योरी, यानी कि ब्रह्मांड किस तरह से बना। चूँकि ब्रह्मांड में ही मैटर्स हैं और मैटर्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग का हिंदी अनुवाद है महाधमाका। यानी कि दुनिया में एक
अरबों साल पहले एक धमाका हुआ था। उस धमाके में क्या हुआ था, इस थ्योरी में क्या चीज़ है, ये जानने के लिए हम आइए एक साइंटिस्ट का सहारा लेते हैं जिसका नाम था एडविन हबल। तो एडविन हबल के अनुसार कि बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड की रचना की एक वैज्ञानिक थ्योरी है। इस सिद्धांत का श्रेय एडविन हबल नामक वैज्ञानिक को जाता है, जिन्होंने कहा था कि यूनिवर्स का निरंतर विस्तार हो रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स कभी सघन था या एकजुट था या रहा होगा। हालांकि इससे पहले यूनिवर्स में क्या था ये कोई नहीं जानता है। तो हबल ने कहा था कि दुनिया निरंतर फैल रही है, यानी कि हमारे गैलेक्सीज, हमारे सूरज, चांद, सितारे या और भी चीज़ें जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसी का नाम उन्होंने कहा था कि दुनिया फैल रहा है। और ये फैलना ये अरबों साल से हो रहा है। कितने अरब साल से, तो एक अनुमान लगाया है 13.7 अरब साल पहले, यानी कि 1370 करोड़ साल पहले पूरी दुनिया एक छोटा सा सघन माध्यम थी, जहां एक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से ये चारों तरफ फैलते गए और इस विस्फोट में इतनी एनर्जी थी कि वो फैलाव आज भी जारी है और आज भी ब्रह्मांड और दुनिया फैल रही है। इसी थ्योरी को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी का ताज़ा तरीन जो है एक्सपेरिमेंट या ताज़ा तरीन जो तजर्बे हुए हैं या एक्सपेरिमेंट हुआ है या दुनिया में खोज हुई है, उसके मुताबिक हम एक और परिभाषा आपको सुनाते हैं प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस के ज़ुबानी, जो इस वक्त इस दुनिया में प्रोफेसर हॉकिंस स्टीफन जिंदा हैं, जो यूनिवर्स का थ्योरी दिए हैं। तो स्टीफन हॉकिंस के मुताबिक कि इस थ्योरी को उन्होंने क्या समझाया कि इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने ये कहा कि करीब 14 अरब साल पहले पूरे भौतिक तत्व और ऊर्जा, यानी दुनिया में जो ऊर्जा की शक्ल में चीज़ों को देखते हैं, चाहे सूर्य ऊर्जा हो या फिर और किसी भी तरह का ऊर्जा, या दुनिया में जितने भी भौतिक तत्व हैं, मैटर हैं, वो सारे एक बिंदु में सिमटे हुए थे। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। बिग बैंग बम विस्फोट जैसा कोई भी विस्फोट नहीं था, बल्कि इसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण समूचे अंतरिक्ष में फैल गए और एक दूसरे से दूर भागने लगे। तो ये है लेटेस्ट थ्योरी अब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस। तो हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। प्रोफेसर हॉकिंस जो है उनके मुताबिक, तो आप ये इस चित्र को गौर से देखिए अपनी स्क्रीन पर कि ये है बिग बैंग थ्योरी का तो पॉइंट, कि ये जो गोल राउंड देख रहे हैं कि पूरी ब्रह्मांड पहले एक छोटा सा सघन माध्यम में समाया हुआ था। उसके बाद यहाँ एक बड़ा धमाका हुआ एनर्जी से, और धमाका होने के बाद धीरे 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 ये फैलता गया। फैलने के बाद उस जैसे ही धमाका हुआ, धमाके के सेकंड या फिर माइक्रो सेकंड का वक्त कहिए, उसके ही बाद जो है दुनिया में बहुत सारे मौलिक कण बनने लगे, जिस कण के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। उनको क्वार्क्स और उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। तो क्वार्क्स बनने लगे और बनने के बाद धीरे 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 ब्रह्मांड में जो चीज़ें हुई वो दूर फैलती गई। देख रहे हैं जिस तरह के आप इस तरह से एक कोनिकल फ्लास्क की तरह दिखाया गया है कि फिर दुनिया में सारी चीज़ें विस्तार पाई और फिर बड़े बड़े गैलेक्सीज़ बने। गैलेक्सीज़ के बाद बड़े बड़े तारे बने, फिर हमारा सौर मंडल बना, हमारी धरती बनी। ये सारी चीज़ें लगभग 4 लाख साल तक होती रहीं। यानी कि बिग बैंग थ्योरी 13.70 करोड़ साल पहले हुआ और होने के बाद ये दुनिया में कण के शक्ल में, पार्टिकल्स के शक्ल में, या दुनिया एलिमेंट्स के मोड में चला गया या फिर दुनिया आइटम्स के मोड में चला गया और ये फैलता गया। चांद बने, ब्रह्मांड के हर एक पिंड जिसको आप देखते हैं या नाम पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनका निर्माण होने लगा। तो उसके निर्माण को आइए हम लोग एक और टाइम लाइन से समझते हैं कि इस टाइम लाइन में उस निर्माण को क्या समझाया गया है। तो आप इस चित्र को गौर से देखें। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हॉकिंस एंड प्रोफेसर हबल, तो ये है बिग बैंग का धमाका। तो धमाके के मतलब कि सेकंड में ही क्वार्क्स यानी छोटे छोटे कण बनने लगे। तो उसके बाद
100वां मिनट में क्या हुआ, उसके बाद 100 मिलियन साल में क्या बना, उसके बाद फिर तारे बने और इस तरह से पूरा ब्रह्मांड बनता गया। पहले दुनिया इस पॉइंट पर समाया हुआ था। यहाँ से एक धमाका हुआ, धमाके के बाद जो है चीज़ें फैल गईं और फैलते 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 धीरे धीरे गैलेक्सीज बने, चांद, तारे, हमारा ब्रह्मांड या जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ये भी धीरे धीरे जो है ठंडा होकर के बनी। इस धमाके में एक ऊर्जा के शक्ल में उष्मा ऊर्जा यानी कि गर्मी फैली। गर्मी के बाद इसको ठंडा होने में लगभग 4 लाख साल लगा। 4 लाख साल ठंडा होने के बाद इसके जितने भी कण थे, क्वार्क्स, वो सारे मिल करके मैटर्स बनाए और वो मैटर्स कोई किसी और प्लानेट में है, कहीं और हैं, लेकिन हमारे प्लानेट में भी, जो हमारा प्लानेट है पृथ्वी, इसमें भी कई मैटर्स हैं और इन मैटर्स को हम अपने इर्द गिर्द डेली देखते हैं। सब मैटर्स को तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन जितना भी मैटर्स को हम देखते हैं ये सारे आज के नहीं हैं, बल्कि अरबों साल पहले इनका वजूद, इनका अस्तित्व हो चुका था और ये दुनिया में आ चुके थे। और इस तरह से पूरा सृष्टि 2 भाग में बट गया, यानी कि एक भाग इसका कहलाया मैटर और दूसरा कहलाया खाली जगह जिसको हम देखते हैं स्पेस। तो दुनिया में मैटर है या तो फिर स्पेस है, यानी कि साइंस इन्हीं 2 चीज़ों को अध्ययन करती हैं और इन्हीं 2 चीज़ों के साइंटिफिक अध्ययन का नाम है साइंस, विज्ञान। तो नेचर में 2 चीज़ें हैं, या तो कोई चीज़ मैटर है या तो फिर वो जगह खाली है यानी कि स्पेस है। तो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर के बारे में। स्पेस भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है साइंस का, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मैटर कि मैटर क्या है। तो मैटर को समझने के लिए फिर हम एक बार डेफिनेशन में जाते हैं कि मैटर हम लोग किसको कहते हैं। तो डेफिनेशन कि मैटर, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कि मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेसेस एंड हैज़ मास। एग्जाम्पल बहुत सारे चीज़ हैं, आयरन है, कोल है, मिल्क है, वाटर है, या किसी भी लिक्विड को आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हर एक लिक्विड में, हर एक गैसेस में, हर एक सॉलिड चीज़ों में कुछ ना कुछ एरिया घेरने की क्षमता होती है और कुछ ना कुछ उसके अंदर मास होता है या कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होता है। उस चीज़ को हम मैटर कहते हैं, उस चीज़ को हम द्रव्य कहते हैं। अब ये द्रव्य या ये मैटर कितने स्टेट में पाए जाते हैं, कितनी हालत में पाई जाती है, इसको हम लोग जानते हैं। तो आपने बहुत अर्ली क्लासेस में 2-3 में इनका जो है क्लासिफिकेशन या टाइप्स जान चुके होंगे, या फिर डेली आप इन चीज़ों को देखते हैं कि सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मैटर्स को हम 3 भागों में बांटते हैं, उनकी हालत के आधार पर, यानी कि उसकी स्टेट्स के आधार पर। तो उनके 3 हालत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो इसका हालत है वो है कि कोई भी चीज़ या तो लिक्विड में होती है, नंबर 1, या गैस में होती है या सॉलिड में होती है। तो सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, ये 3 इनकी हालत है। ऐसा आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैटर्स कितने स्टेट में पाए जाते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इसके आंसर्स हैं लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। तो ये लिक्विड एंड गैस एंड सॉलिड आप दुनिया में बहुत देख रहे हैं। बहुत सारे लिक्विड आप देखे होंगे, जैसे कि मिल्क, पानी, एसिड्स, तेजाब, एटसेट्रा, ये सब सारे लिक्विड हैं। ठोस, इसकी संख्या तो अनंत है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सख्त होती हैं, उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं, और ऐसी चीज़ें जिसके मॉलिक्यूल कभी मतलब कि मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। तो सॉलिड और गैस और लिक्विड का अब हम मॉलिक्यूल को समझना चाहेंगे कि सॉलिड सॉलिड क्यों है, या लिक्विड लिक्विड क्यों है, या फिर गैस गैस क्यों है। तो इसको जानने के लिए कि सॉलिड स्टेट्स में होते क्या है। तो सॉलिड स्टेट्स में यानी कि कोई भी चीज़ अगर वुड हो, लकड़ी हो या सॉलिड हो, या जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये लॉक है आयरन या स्टील का बना हुआ, तो ये पानी की तरह आचरण नहीं रखते हैं, पानी की तरह बहते नहीं हैं या हवा की तरह उड़ते नहीं हैं। तो ऐसा क्या होता है, सारी चीज़ तो छोटे छोटे कण से बने हुए हैं, यानी कि मैटर्स जो हैं। एक डेफिनेशन ये भी बीच में आ रहा है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मैटर किस चीज़ से बने हुए हैं। तो इससे पहले कि हम
सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो है पार्टिकल्स के बारे में समझें, हमको ये समझना होगा कि मैटर किस चीज़ से बने हुए हैं। तो मैटर्स जो हैं मुख्यतः दो चीज़ों से बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से। उन पार्टिकल्स का या तो नाम एटम्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है। यानी कि व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ, आंसर इसका होना चाहिए कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी कि दुनिया में जो मैटर हैं वो एटम से या तो फिर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। अब ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किस तरह से रहते हैं गैस में, किस तरह से रहते हैं सॉलिड में, किस तरह से लिक्विड में, ये हम जानते हैं। तो ये सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही एक दूसरे के नज़दीक और जकड़े हुए होते हैं। यानी इनके बीच में स्पेस कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर। उसी के बाद लिक्विड में, कि लिक्विड जो है अपना ऐसा शक्ल क्यों बनाती है कि जहाँ भी हम उसको ढालते हैं उसी का शक्ल ले लेती है। लिक्विड को अगर हम गिलास में डाल दें तो गिलास का शक्ल का हो जाती है, किसी पतीला में पानी को डाल दें तो पतीला का शक्ल ले लेती है। ऐसा सॉलिड नहीं होता है। जैसे कि ये मान लीजिए कि ताला है, अगर इस ताला को, ये ठोस है, इसको हम गिलास में डालेंगे तो इसका शक्ल ऐसे ही राउंडेड रहेगा जैसा अभी हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम पानी लेंगे और उस पानी को गिलास में डालना चाहेंगे तो गिलास का शक्ल ले लेती है। इसी तरीक़े से गैस को जब हम कहीं डालते हैं तो वो एक जगह रहना नहीं चाहती है, हमेशा उड़ना चाहती है। या फिर हम गैस को बंद करके रखना चाहते हैं तो बैलून का शक्ल ले लेती है। या फुटबॉल में हम लोग गैसेस को भरते हैं एयर को तो वो फुटबॉल का शक्ल ले लेती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है इसके मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण। यानी कि सबसे पहले आप ये जान लें कि किसी सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं और लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैस में काफ़ी दूर दूर में होते हैं। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस काफ़ी होता है जिससे एक दूसरे से ये नज़दीक नहीं आ पाते हैं। और थोड़ा बहुत लिक्विड नज़दीक आती है तो ये एक दूसरे के करीब रहते हैं, इन दोनों में अट्रैक्शन होता है। और सॉलिड इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं कि इसको अलग करना या तोड़ना मुश्किल हो जाता है। यानी कि एक लोहा को जितना तोड़ना मुश्किल है या फिर उसको डिवाइड करना मुश्किल है, उतना मुश्किल एक लिक्विड को या पानी को अलग करना नहीं है। यानी पानी को कभी भी हम चाहें चम्मच से निकाल लें, एक गिलास से दूसरे गिलास में कर दें, ऐसा होता है। लेकिन एक लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए उसमें फोर्स लगाना पड़ता है, उसमें बल लगाना पड़ता है। इसी तरीके से लोहा को काटने के लिए एक बल लगाना पड़ता है। ऐसा अगर हम लिक्विड में नहीं होता है। इसी तरीक़े से गैस में और नहीं होता है। गैस में पार्टिकल्स को एक जगह रखना या एक जगह कभी कभी मुक्त अवस्था में पकड़ना मुश्किल हो जाता है। गैसेस जो है उड़ती रहती हैं, इसके अंदर अपना जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पावर है वो बहुत कम होता है दूर होने की वजह से, जिससे ये दूरी बनाई हुई रहती हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ते रहती हैं। तो ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि सॉलिड और लिक्विड में जो है किस तरह से होता है। तो अब आप समझिए, एक क्वेश्चन ये भी आपका आएगा जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंसेस का, कि आप सॉलिड का, गैस का और लिक्विड का डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन जो आप करेंगे वो डेफिनेशन से करेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद इसका डेफिनेशन करेंगे कि इसमें जो सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहला इसका डेफिनेशन कि सॉलिड, तो इसका हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन कि सॉलिड, तो सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड डू नॉट फ्लो। सॉलिड का जो है एक फिक्स, एक ठोस जो है मतलब कि शेप होता है और ये उड़ता या बहता नहीं है। उसके बाद आइए लिक्विड का। लिक्विड का आप लिखेंगे कि लिक्विड फ्लो, हेंस दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप। और लिक्विड का जो होता है, पानी हो, दूध हो, उसका कोई मतलब कि फिक्स्ड शेप नहीं होता है। उसी तरीक़े से आइए गैसेस डोंट हैव फिक्स्ड शेप, और इस तरीक़े से गैस का भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, वो जहाँ जाता है वहाँ उसी के शक्ल में हो जाता है। तो पहला डिफरेंस इसके हालत का कि हम फिक्स्ड शेप में पाते हैं सॉलिड को, लिक्विड को, और गैस को नहीं पाते हैं। दूसरा कि आइटम्स आर, इसमें जो आइटम होता है, आइटम्स आर टाइटली पैक्ड एंड हैव
लिटिल स्पेस टू मूव, एक दूसरे के अंदर इधर उधर जाने के लिए बहुत छोटा छोटा जगह होता है और एकदम पैक्ड होते हैं ये। और इसका यानी कि लिक्विड का ये दूर दूर में है। तो इसमें है कि आइटम्स आर लूजली पैक्ड एंड हैव मोर स्पेस टू मूव, इसमें जगह होती है जो मूव करती है इसी तरीके, जिसकी वजह से पानी बहता है या फ्लो हो जाता है। और इसमें भी वही हाल है कि इसमें तो और ज़्यादा दूर होते हैं कि द आइटम्स आर फार फ्रॉम, उसमें तो सिर्फ जगह ही होता है बल्कि एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि अट्रैक्ट भी नहीं हो पाते हैं, कि फार फ्रॉम ईच अदर एंड मूव वेरी फ्रीली, इधर उधर गैस अपना मुक्त अवस्था में उसके पार्टिकल्स उड़ते हैं, इसलिए गैस के जो है मतलब कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्शन पावर कम रखते हैं। तो ये हो गए डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, गैस एंड ठोस। इन चीज़ों को जानने के बाद तो ये तो हो गए आधार, कि आपने जो है एक आधार पढ़ा, यानी कि एक डेफिनेशन आपने ये पढ़ा कि मैटर जो है क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और इनका जो है अभी हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे मैटर्स का वो था अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि इसको देखिए आप एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए एक चार्ट के माध्यम से, कि फिर से इसको समझिए कि दुनिया में जो है मैटर को समझिएगा आप, कि दुनिया में ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, लेकिन दुनिया में जो मैटर है, आप जितना भी मैटर देख रहे हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं। अभी जो है आपने ये देख लिया कि मतलब कि अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर को हम लोग तीन प्रकार से बांटते हैं, या तीन तरह के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अब इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर समझते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मैटर के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से जो है इसको समझते हैं कि जितने भी दुनिया में यानी कि मैटर हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, कि वो जो है या तो प्योर सब्सटेंस है जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, उसके बाद नहीं तो वो मिक्सचर है। यानी दुनिया में जितना भी आप मैटर देखते हैं, मैटर किसको कहते हैं कि वो चीज़ें जो जगह घेरती हों और कुछ ना कुछ उसका मास हो, उसे हम मैटर कहते हैं। तो ये जो मैटर हैं फिजिकल स्टेट में तीन तरह से पाए जाते हैं। फिजिकल स्टेट में आपने पढ़ा, जो आप पीछे देख रहे हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड में। लेकिन अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मैटर को दो प्रकार से बांटा गया है। एक इसका कहलाता है प्रकार मैटर का प्योर सब्सटेंस, और दूसरा कहलाता है मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस भी दो तरह के हैं, यानी कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। यानी कि जो दो प्रकार से पहले बांटा गया मैटर को, कि दुनिया में मैटर सिर्फ दो ही तरह से विभक्त किए जा सकते हैं, कि या तो वो प्योर सब्सटेंस होगा या फिर इम्प्योर सब्सटेंस होगा। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी कहते हैं, उसमें मिली जुली चीज़ें हैं। और प्योर सब्सटेंस में मिली जुली चीज़ें नहीं हैं, वो सिर्फ प्योरली एक ही कण से, एक ही पार्टिकल से, एक ही प्रकार के आइटम से बने हुए हैं। तो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या आइटम से जो बने हुए चीज़ें हैं जिसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, वो प्योर सब्सटेंस जो है दो प्रकार के हैं। एक है, गौर से देखिए यहाँ पर, एलिमेंट, और दूसरा है कंपाउंड। तो ये एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स का डेफिनेशन आप आगे केमिस्ट्री में और भी विस्तार से जानेंगे ग्रेड 9 में। लेकिन इस वक्त जो है एलिमेंट्स को समझ लीजिए कि वैसे मैटर या वैसे पदार्थ जिसका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से हुआ हो, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट्स जो हैं दुनिया में बहुत लिमिटेड हैं। हालांकि इसी एलिमेंट से आगे की कई गुना असंख्य पदार्थ, असंख्य मैटर, असंख्य कंपाउंड एंड यौगिक बने हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं इसमें कि एलिमेंट्स क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कंपाउंड क्या है। तो सबसे पहले दोनों में डेफिनेशन जान लीजिए, इसको और भी हम
दोनों के डिफ्रेंसिएशन वाले क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, एलिमेंट्स कि व्हाट आर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या हैं? कि एलिमेंट्स भी एक मैटर है या एक सब्सटेंस है, कि अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट्स जो है दुनिया में ऐसे पदार्थ को कहते हैं या ऐसे मैटर को कहते हैं। दुनिया में तो मैटर असंख्य हैं, काउंट जिसको हम गिन भी नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें से जो इसके कैटेगरी में कई क्लास आते हैं या कई वर्ग के एलिमेंट मैटर आते हैं, उस मैटर में एक एलिमेंट भी इसका कैटेगरी है, एक टाइप है, एक क्लास है। तो मैटर के टाइप में एलिमेंट्स हम लोग किसको कहते हैं? तो एलिमेंट्स उसको कहते हैं जो पदार्थ या जो मैटर एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने हुए हों, उसे हम एलिमेंट्स या तत्व कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, सोना, चांदी एटसेट्रा। ये सारे, जैसे लोहा है तो लोहा में सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स हैं, आयरन के एटम्स हैं, दूसरा उसमें कोई भी प्रकार की चीज़ मिली भी नहीं हो तो उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि आयरन जो है, लोहा जो है एक एलिमेंट है। इसी तरीक़ा से सोना, चांदी एलिमेंट्स है। दुनिया में एलिमेंट्स की संख्या गिनी जा सकती है। इसकी कुल संख्या अब तक जितने एलिमेंट्स खोज किए गए हैं उसकी कुल संख्या 118 है। तो दुनिया में शुरू में जो खोजी गई थी आइटम वो हाइड्रोजन और हीलियम थी, और अब 118वां आइटम यानी कि आइटम नंबर 1 हाइड्रोजन है, और एलिमेंट नंबर 1 हाइड्रोजन है, और एलिमेंट नंबर 118 यानी कि 118वां एलिमेंट्स 118वां तत्व का नाम ऑर्गेनेशन है, जिसका फार्मूला है OG। तो आप समझने का कोशिश कीजिए कि दुनिया में कितने, तो आप जो है कभी पीरियोडिक टेबल का नाम सुने होंगे, चूँकि आप अभी इस वक्त बहुत अर्ली एज में साइंस पढ़ रहे हैं, ग्रेड 5 में। इसको एक चैप्टर में आप पढ़ेंगे जिसको मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। इसको बाद में आप पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को एक चैप्टर के रूप में। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें जो है सूत्रों से सारे नाम लिखे हुए हैं। H4 हाइड्रोजन, उसी तरीक़े से लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। तो ये सारे लगभग 118 हैं, और प्रकृति में 92 यानी कि 92 पाए जाते हैं, और 26 सिंथेसिस के द्वारा बनाए गए हैं। यानी कि दुनिया में एलिमेंट्स कितने हैं? 118। दुनिया में कुल एलिमेंट्स की संख्या, टोटल एलिमेंट्स जो आज तक खोजे गए हैं उनकी संख्या 118 है, जिसमें 92 प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। ये सब हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, और 26 सिंथेसिस के द्वारा लैब में बनाए गए हैं। तो इस तरह से एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ यानी कि एलिमेंट जो दुनिया में है उसकी संख्या 118 है। और इसी से कई कंपाउंड, करोड़ों कंपाउंड जिसको गिन भी नहीं सकते हैं, वो बने हैं, जिसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं या फिर यौगिक कहते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या है एलिमेंट का। तो एलिमेंट अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ आइटम इज कॉल्ड एलिमेंट्स। लेकिन इसमें एक टेक्निकल वर्ड भी घुस गया कि व्हाट आर आइटम्स, कि आइटम्स क्या हैं। तो आइटम्स का डेफिनेशन आप आगे की क्लास में जानेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत हम कर देते हैं एक छोटा सा डेफिनेशन से, कि आइटम्स यानी परमाणु उस कण का नाम है जो कण अपना एक ही प्रकार का रासायनिक गुण रखता हो, और जिसे हम या जिससे जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हो या जिसको हम विभक्त नहीं कर सकते हो, उसे हम परमाणु कहते हैं। यानी कि परमाणु का एक परिभाषा ये है कि परमाणु किसी भी एलिमेंट्स का एक मौलिक कण है, या फिर एक जो है इस सृष्टि का मूल रूप का कण है, जिससे तमाम एलिमेंट्स और तत्व बने हुए हैं। और ये एक सूक्ष्म कण है, बहुत ही छोटा है, इसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर भी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसको डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, ये इंडिविजिबल है, इसको हम देख भी नहीं सकते हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। यानी कि ब्लॉक बिल्डिंग्स ऑफ एलिमेंट्स भी इसको कहा जाता है, कि ये एलिमेंट्स को बनाने वाले पार्टिकल्स हैं, चीज़ हैं, जिसको हम एटम कहते हैं। एटम का डेफिनेशन और इसका विस्तार से आप आगे ग्रेड 9 में पढ़ेंगे। आइए अब हम समझते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों में फ़र्क क्या है।
तो दोनों में फ़र्क जो है, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन सेवरल एग्जाम्स. Students are required to go through with the elements and compounds to be able to easily understand them. Here the differences between elements and compound in a tabular form given for easy understanding. तो आइए हम इसका एक टेबुलर फॉर्म में समझते हैं, एक टेबल बना करके समझते हैं. तो सबसे पहले इसका आप अंतर जो लिखेंगे तो एक टेबल बनाएंगे, नंबर 1 2 3. कई डिफरेंसेस हैं, कई फ़र्क हैं एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में, लेकिन आप जिस ग्रेड में हैं, ग्रेड 5 में, आपको सिर्फ हम 3 अंतर समझाने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हम डेफिनीशन की बात करेंगे, यानी इसका फ़र्क, इसका अंतर करेंगे डेफिनीशन से, परिभाषा से. तो डेफिनीशन क्या है? एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. तो इसका डेफिनेशन है कि एलिमेंट जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि कंपाउंड भी जो है एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के पदार्थों से या केमिकल से मिलके बने हुए रहते हैं. उसके बाद आइए दुनिया में इसकी तादाद के बारे में, कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ कंपाउंड दुनिया में कितने हैं. तो पहले एलिमेंट्स, तो देयर आर नियरली 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस अर्थ, जबकि कंपाउंड जो है, कंपाउंड्स आर ऑलमोस्ट एंडलेस. दुनिया में असंख्य हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी भी आप दवाइयाँ देखते हैं, एलोपैथिक की, होम्योपैथिक की, ये सारे कंपाउंड है और इसका संख्या एंडलेस है, जबकि एलिमेंट का संख्या 118 है. उसके बाद आइए एबिलिटी टू ब्रेक डाउन, यानी कि इसको जो है केमिकली किस तरह से आप अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं. तो एलिमेंट जो है इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल है, ये टूटते नहीं हैं अलग अलग प्रकार के केमिकल्स में, यानी कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन से इसको आप नहीं तोड़ सकते हैं, जबकि कंपाउंड कैन बी इजीली सेपरेटेड इन सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस. ये केमिकल रिएक्शन से इसको हम लोग तोड़ सकते हैं. तो ये रहा डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. तो बेसिकली कंपाउंड जो है वो एलिमेंट से ही मिल के बने हुए हैं, यानी कि दुनिया में जो लाखों लाख होम्योपैथिक की दवा की शक्ल में, पेंट्स की शक्ल में, केमिकल की शक्ल में, एलोपैथिक की दवाइयों की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं यानी एलिमेंट से ही बनी हुई है. यानी कि 118 प्रकार की जो एलिमेंट्स हैं, 118 उसी से ही पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ एंडलेस चीज़ें बनी हुई हैं, जिसको हम यौगिक या फिर मूलक कहते हैं या कंपाउंड कहते हैं. अब आइए कि इन चीज़ों को, अभी जैसा कि आपने पढ़ा कि कंपाउंड को आप चेंज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें अवस्थाएं हैं, यानी उनकी अवस्था में हम चेंजिंग ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आपको फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में. यानी दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को आप चेंज होते देखते होंगे. जैसे एग्जाम्पल कि घर में पानी आप देखे होंगे, किसी बर्तन में रखा हुआ हो या फिर फ्रीज़र में, बोतल में रखा हुआ हो, कुछ दिन के बाद या कुछ देर के बाद उस बोतल में जम जाती है. तो ये उसके एक स्टेट में चेंज है, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन है. कि पहले पानी लिक्विड थी, उसके बाद उस लिक्विड को अगर हम किसी चूल्हे में चढ़ा दें बर्तन में, तो भाप बन के उड़ने लगती है और पानी फिर उस बर्तन में नहीं रह जाती है. तो वो भाप की शक्ल में, वेपर की शक्ल में जो हम देख रहे हैं, वो अवस्था का चेंज है. इसी तरीक़े से आप किसी पानी को बोतल में भरकर उसको अगर हम लोग रख देते हैं फ्रीज में और कुछ देर के बाद डीप फ्रीजर ऑन कर दें, तो वो बोतल का शक्ल ले लेता है, ठोस हो जाता है और वो पानी फिर फ्लो नहीं होती है, पिघलती नहीं, यानी कि वो सॉलिड बन जाता है. तो पानी से भाप बनना, फिर पानी से सॉलिड बनना यानी बर्फ़ बनना, ये सारी चीज़ें चेंजेस कहलाते हैं. तो इस चेंजेस को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है. यानी कि दुनिया में जो चेंजेस हैं, दुनिया में जो परिवर्तन हैं, वो मुख्यतः मूल रूप से 2 प्रकार की हैं. एक को हम हिंदी में कहते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरा को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन. यानी कि एक है फिजिकल चेंजेस और एक है केमिकल चेंजेस. तो फिजिकल चेंजेस क्या हैं और केमिकल चेंजेस क्या हैं, इसको सबसे पहले आप एक लाइन में डेफिनेशन से समझ लीजिए.
उसके बाद इसकी हम आगे और व्याख्या करेंगे, इसको हम अंतर करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि नंबर 1 डेफिनेशन कि व्हाट आर फिजिकल चेंजेस, कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो एनी चेंजेस दैट इज़ रिवर्सिबल इज़ फिजिकल चेंजेस, कि यानी ऐसा परिवर्तन जिस परिवर्तन के बाद मूल वस्तु को वापस लाया जा सके उसे हम भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे पानी से आपने बर्फ़ बनाया तो बर्फ़ को हम फिर पिघला के उल्टा रिवर्स करके पानी बना सकते हैं। ऐसा चेंजेस को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। और ऐसा चेंजेस जिससे मूल रूप से वस्तु वापस नहीं आती हो, उस चेंजेस को हम कहते हैं रासायनिक चेंजेस, यानी कि आ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड एंड इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। जैसे कि मिट्टी बालू को मिला करके हम ईंट बनाते हैं, फिर उस ईंट को हम पका देते हैं। पका देने के बाद जो लाल शक्ल की ईंट होती है, दोबारा हम उससे मिट्टी, बालू और उसमें जो भी और तत्व मिलाए हैं, चूना वगैरह, वापस हम नहीं ला सकते हैं। तो ऐसा चेंज को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो दुनिया में कई मिसालें हैं भौतिक परिवर्तन के। अब आप आज इस डेफिनेशन को जानने के बाद दुनिया में जितनी भी चेंजेस हैं, आप इस साइंस की चैप्टर की नज़रिए से देखने का कोशिश करें। मसलन कि आपके घर में रोटी बनती है, तो रोटी बनने से पहले जो है आप जानते हैं कि आटा कहाँ से आता है। तो आटा जो है मतलब कि गूंधा जब जाता है तो वो गीला शक्ल में बन जाता है, और उस आटे को अगर हम फिर सुखा के वापस पीस दें तो थोड़ा बहुत कलर चेंज होगा, लेकिन आटा वापस आ जाएगी। तो ये गूंधा हुआ आटा जो है ये एक भौतिक परिवर्तन है, यानी कि आटा को गूंध दिए, गूंधने के बाद फिर हम पाउडर बना देंगे सुखाने के बाद, और आटा अपने मूल रूप में, मूल शक्ल में वापस आ जाएगी। ये भौतिक चेंज है। लेकिन अब आइए इसी में हम आगे रासायनिक चेंज को जानते हैं कि अगर हम आटे को रोटी बना दें या कोई हम खाना बना दें उसके बाद उसको हम दोबारा वापस आटा नहीं बना सकते हैं, तो आटा से रोटी का बन जाना ये रासायनिक परिवर्तन है। और वो आटा का बहुत सारा उसमें आटा जल गया या बहुत सारा वो गर्म होकर के दूसरा शक्ल ले लिया, तो ये सारी चीज़ें रासायनिक यानी कि इरिवर्सिबल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में ये परिभाषित करती है, केमिकल चेंजेस को परिभाषित करती है। तो दुनिया में अब बहुत सारी चीज़ों को आप देखें, जैसे कि चीनी से हम शरबत बनाते हैं, तो चीनी जब घुल जाती है पानी में तो हम चीनी को वापस ला सकते हैं। तो शरबत बनाना चीनी से, ये हो गया भौतिक परिवर्तन कि हम पानी को उड़ा के, सुखा के चीनी को हम वापस ले आएंगे। तो इस तरह से दुनिया में आप गौर करेंगे कि जितनी भी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं किसी न किसी प्रोसेस से, और उन प्रोसेस को हम कई ग्रुप में बांटते हैं और उसको दो तरह के चेंज में क्लासिफाइड करते हैं। नंबर 1 फिजिकल चेंजेस एंड नंबर 2 केमिकल चेंजेस। तो इस तरह से आप केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस का डेफिनेशन के साथ जो है आपको डिफरेंसेस भी लिखने आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ये बात याद रखिएगा। तो अब ये जो चीज़ें चेंज होती हैं, स्टेट्स बदलते हैं, शक्ल बदलते हैं, नया प्रोडक्ट बनता है, ये चीज़ें जिन प्रोसेस से होती हैं उन प्रोसेस को भी हम लोग जानेंगे कि आखिर ये किस किस तरह से होती है। जैसे कि आपने बर्फ़ को जमाया तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो होता कैसे है, फ्रीजिंग से। इसी तरीक़े से फिर हम पानी को उड़ा दिया भाप बना के, वो क्या है, यानी कि वेपोराइजेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ों को, इन स्टेट्स के जो चेंजेस हैं उस चेंजेस को हम लोग जानेंगे किस तरह से करते हैं, यानी कि हाउ द स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, इसके बारे में जानते हैं। तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेट चेंज करती हैं, प्रोसेस। उन प्रोसेस का सबसे पहले हम एक एक करके डेफिनेशन जानते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्सपेंशन, कि किसी चीज़ का फैल जाता है। जैसे कि हम बैलून में छोटा हवा, कम हवा रहता है, लेकिन बैलून को हम स्टेट चेंज कर देते हैं, वो बैलून जो है फैल जाती है। इस तरीक़े से है कॉन्ट्रैक्शन, कि कोई चीज़ फैला हुआ हो उसको हम दबा के प्रेशर दे करके छोटा कर देते हैं। इसी तरीक़े से किसी चीज़ को, जैसे कि चीनी जो है घुल जाती है,
इसी तरीक़ा से आटा गूंधा जा सकता है। इसी तरीक़ा से भाप से हम जो है पानी बना देते हैं उसको ठंडा करके, और फिर गर्म करके उसी पानी को हम उसको भाप बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम जानते हैं एक डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो कॉन्ट्रैक्शन कि द डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, यानी किसी चीज़ को हम ठंडा अगर कर देते हैं तो उसका शेप और शक्ल छोटा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप बैलून फुलाते हैं तो बैलून फुलाते हैं तो उस वक्त आपकी मुंह से हवा जो निकलती है या एयर जो निकलता है जो बैलून में जाता है या जिस मशीन से बैलून भरी जाती है, तो उस वक्त उसका टेम्परेचर कुछ और होता है। लेकिन आप अपने बर्थडे में देखे होंगे दूसरा तीसरा दिन उसी बैलून का साइज छोटा होता है। तो वो छोटा क्यों हो जाती है कि अंदर की गैस ठंडी होने लगी और धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगी। इसलिए इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसी का उल्टा है एक्सपेंशन। के एक्सपेंशन क्या है कि द इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन, यानी कि गर्मी से अगर किसी चीज़ की शेप शक्ल जो है बढ़ रही हो, बड़ा हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। तीसरा प्रोसेस है फिजिकल चेंजेस का, वो है इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि मिसिबल एंड इमिसिबल ऑफ लिक्विड्स। क्या कहते हैं कि दोज पेयर ऑफ लिक्विड्स विच डो नॉट गेट मिक्सड टू ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, यानी कि ऐसा लिक्विड दो प्रकार का जो एक दूसरे में हम अगर उसको डालते हैं तो ये नहीं घुल पाती हैं, तो इसको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। इसी तरीके से मिसिबल लिक्विड्स क्या है कि दोज पेयर ऑफ लिक्विड्स, के ऐसे लिक्विड्स के एक जोड़े या ऐसे दो लिक्विड जो आपस में एक दूसरे में मिस हो जाते हैं, घुल जाते हैं और पता नहीं चलता है कि कौन चीज़ कहाँ है, उसको हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स। लाइक मिल्क एंड वाटर, कि पानी में अगर हम दूध मिला दें या दूध में थोड़ा सा पानी मिला दें तो पता ही नहीं चलता कि दोनों कहाँ एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं। अब आइए लिक्विड्स भी होते हैं जिसमें आग पकड़ती है, कि एक है फ्लेमेबल लिक्विड, दूसरा है इनफ्लेमेबल या फिर उसको नॉन फ्लैमेबल भी कहते हैं। तो फ्लैमेबल लिक्विड्स कौन है कि लिक्विड्स दैट कैच फायर्स इजीली आर कॉल्ड फ्लैमेबल लिक्विड्स, एंड इनफ्लेमेबल और नॉन फ्लैमेबल लिक्विड्स आर कि लिक्विड्स दैट डू नॉट कैच फायर इजीली आर कॉल्ड नॉन फ्लैमेबल लिक्विड्स। तो ये आप जान गए कि लिक्विड्स कितने तरह के होते हैं, मिसिबल, इमिसिबल, फ्लेमेबल एंड नॉन फ्लेमेबल। इस डेफिनेशन को जानने का हमारा मकसद क्या था, आगे जो प्रोसेसेस हैं स्टेट चेंज के, यानी कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग को जानने के लिए। तो आगे के प्रोसेस को जानेंगे हम लोग कि इवेपोरेशन क्या है, जो आपको हमने बताया था कि एक पानी को हम पतीले में लेके गर्म करते हैं तो पानी लिक्विड से भाप बनने लगती है, यानी कि गैस बन के उड़ जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन, की यानी चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसी का जो है उल्टा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फ्रीजिंग, चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। उसके बाद है मेल्टिंग, चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड्स इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो ये रहे आपके इस चैप्टर का समरी कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा। सबसे पहले कि मैटर्स क्या हैं, मैटर्स के डेफिनेशन क्या है, उसके बाद मैटर्स आए कहाँ से, फिर मैटर्स के क्लासिफिकेशंस, उसके बाद फिजिकल केमिकल चेंजेस, फिजिकल केमिकल चेंजेस के प्रोसेसेस कि किस किस प्रोसेस से फिजिकल केमिकल चेंजेस होते हैं। तो आइए अब हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को जानते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और इस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही नहीं होते हैं बल्कि कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स के माध्यम से चैप्टर को बेटर समझने में मदद मिलती है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखते हैं। क्वेश्चंस का मकसद ही यही होता है कि चैप्टर को कोई भी विद्यार्थी या कोई भी लर्नर और अच्छी तरीक़ा से समझ सके, इसीलिए हर एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस का मकसद होता है कि चैप्टर को दिमाग में खोलना या फिर डाउट्स को क्लियर करना या समझने में मदद होती है। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर से। कि क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ मैटर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि मैटर क्या है। तो आपको हमने इस चैप्टर के शुरुआत में ही इसकी डेफिनेशन को परिभाषित किया था कि एनी सब्सटेंसेस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर।
यानी कोई भी दुनिया में सब्सटेंस, पदार्थ, चीज़ जो जगह घेरती हो और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसके बाद आइए क्वेश्चन कि व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। इसी में एक क्वेश्चन है कि ये किस चीज़ों से बनी होती है। तो हम लोग इसका जवाब देंगे कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल्स। यानी जितने भी दुनिया में मैटर हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने हुए हैं, जिस कण को या तो हम परमाणु या फिर अणु कहते हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं या तो वे परमाणु से मिलकर बने हैं या फिर वे जो हैं अणु से मिलकर बने हैं। जैसे कि ऑक्सीजन जो है ये परमाणु से मिलकर बना हुआ है, जबकि एक यौगिक है ऑक्सीजन गैस, ये मॉलिक्यूल्स यानी अणु से मिलकर बना हुआ है। तो ये है परिभाषा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 कि हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन से ताल्लुक़ रखता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ मैटर। यानी स्टेट ऑफ मैटर के जो पार्टिकल हैं उसके आधार पर आप फ़र्क बताइए कि ठोस में, लिक्विड में और गैस में क्या फ़र्क है। तो इसके आधार पर बताना है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं या जो इसके रिलेटेड पार्टिकल्स हैं वो किस किस तरह से हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि नंबर 1 सॉलिड कि इन सॉलिड द पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस मोस्टली सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। नंबर 2 लिक्विड्स इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर not as closely packed as in solids. This is the reason liquids can take the shape of container they are poured into. यानी कि जिस वैसल में, जिस बर्तन में पानी डाला हुआ उसी का शक्ल ले सकता है, इसलिए कि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइट नहीं होते हैं। आइए गैसेस के बारे में। गैस यानी कि गैसेस, इन गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, यानी कि ये लूज होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। एंड दे कैन ईजिली फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें एनर्जी नहीं होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उड़ते रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। जैसा कि अभी हमने छोटे छोटे डेफिनेशन में आपको बताया, एक क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है कि आप जो है कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस और एक्सपेंशन का एक प्रोसेस बताइए। कई तरह से चीज़ें इस छोटी हो जाती हैं और कई तरह से चीज़ फैल के बड़ी हो जाती हैं, जिसको हम साइंस में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं एक्सपेंशन इन दिस प्रोसेस द साइज ऑफ द मैटर इंक्रीज। यानी कि जो साइज होती हैं, जैसे छोटा बैलून है वो बड़ा हो जाएगी। कब? व्हेन द सब्सटेंसेस हीटेड the particles start moving rapidly because of the increased of movements of particles they take up more space and thus expand। यानी कि अगर एक फुटबॉल में या फिर फुटबॉल के ब्लैडर में एक गैस भरी हुई हो, उस फुटबॉल के ब्लैडर के जितने भी गैस भरे हुए हैं उस गैस को अगर हम गर्म करना शुरू कर देंगे तो वो पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। जैसे पार्टिकल उतने ही हैं, मान लीजिए कि पाँच पार्टिकल हैं तो पार्टिकल्स उतने ही रहेंगे, लेकिन ये 5 से 10 नहीं हो जाएंगे, बल्कि ये और दूर होने लगेंगे हीट से, एनर्जी से। तो धीरे 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 गर्म होने लगेगा। ऐसा आप एग्जाम्पल या ऐसा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बैलून में, कि बैलून को अगर हम गर्म जगह में या फिर ऐसा जगह में जहाँ पर बल्ब वगैरह हो और बैलून नज़दीक में हो, देखे होंगे कि वो बैलून फूट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। वो ऐसा क्यों होता है कि उस गर्मी से, बल्ब की गर्मी से बैलून के अंदर जो पार्टिकल हैं, मान लीजिए कि उसके अंदर 5 पार्टिकल हैं, ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, उसमें तो करोड़ों लाखों पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, जिससे चीज़ एक्सपेंड करता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। अब आइए कॉन्ट्रैक्शन, कि कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज़ है। तो कॉन्ट्रैक्शन है कि इन दिस प्रोसेस द साइज ऑफ द मैटर डिक्रीजेज, यानी कि इस प्रोसेस में किसी भी मैटर का साइज जो है डिक्रीज करता है, और यानी कि वो छोटा होने लगता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स दे टेक अप लेस स्पेस एंड दस कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, यानी कि
किसी चीज़ को हम जब ठंडा करते हैं तो वो धीरे धीरे जो है स्पेस को कम कर देते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और देखिएगा कि रात में बलून अपने आप धीरे धीरे वो छोटा हो जाता है, एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है, यानी ये मूवमेंट में नहीं है। तो ठंडा करने से पार्टिकल्स का मूवमेंट कम हो जाता है और गर्म करने से पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ जाता है। तो ये है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। अब है बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं कि नेम सम लिक्विड्स विच इवेपोरेट इजीली, यानी ऐसे कुछ लिक्विड का नाम बताना है जो उड़नशील होते हैं, अपने आप वो उड़ जाते हैं। वो हैं यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में भी अगर उसे आप रख दीजिएगा तो अपने आप वो उड़ जाएंगे, उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उसको ठंडा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें सबसे नंबर 1 है अल्कोहल की। अल्कोहल जब आप रखेंगे या हाथ में कभी लगाएंगे, अभी आप सैनिटाइज़र वगैरह अल्कोहल के शक्ल में यूज़ कर रहे होंगे, वो आपके हाथ में लगने के बाद उड़ जाती है। उसके बाद दूसरा नंबर है केरोसिन ऑयल का, पेट्रोल का। ये सारी चीज़ें जो हैं ये जल्दी इवेपोरेट्स हो जाती हैं और कुछ चीज़ें गर्म करने से इवेपोरेट होती हैं, जैसे पानी वगैरह एटसेट्रा। इसी में क्वेश्चन है कि वाई डू क्लोथ्स, यानी हमारे कपड़े हैं, ड्राई फास्टर इन समर दैन इन विंटर, यानी कि हमारे कपड़े गर्मियों के दिनों में जल्दी सूख जाते हैं, जबकि जाड़े के मौसम में थोड़ा देर लगता है। धूप में आप कपड़े को सुखाते होंगे या फिर देखे होंगे कि गर्मियों में जल्दी सूख जाती है। तो इसका सिंपल सा है कि जो पार्टिकल वहाँ पर पानी के कपड़े में लगे हुए हैं वो ज़्यादा हीट मिलने से गर्मियों के दिनों में वो जल्दी उड़ जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भागने लगते हैं, ये जल्दी सूख जाते हैं। कि ड्यू टू द हीट ऑफ सन एंड द टेम्परेचर इज़ हाई इन समर, दैट इज़ वाई क्लोथ्स आर, या क्लोथ जो है ड्राई फास्टर इन समर्स दैन इन विंटर। एक और क्वेश्चन है मेल्टिंग से रिलेटेड है कि वाई डू चॉकलेट मेल्ट ऑन हीटिंग। जब गर्मी मिलती है तो देखे होंगे कि हमारे जो घर में चॉकलेट हैं या टॉफ़ीज़ हैं वो मेल्ट करने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। तो इसका आंसर है कि चॉकलेट्स मेल्ट ऑन हीटिंग बिकॉज व्हेन दे पार्टिकल्स आर हीटेड दे ब्रेक द रिजिड पैटर्न्स एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर, दस टेकिंग स्पेस देन बिफोर। यानी कि जब गर्मी मिल जाती है चॉकलेट के पार्टिकल्स को तो उसके पार्टिकल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोशिश करने लगते हैं, उसी कोशिश का नाम है मेल्ट होना या फिर पिघल जाना। तो ये रहे क्वेश्चंस कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग है, या फिर इसको हम लोग एप्लीकेशन क्वेश्चंस कहते हैं कि दुनिया में जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उस चैप्टर को हम दुनिया में कैसे देखते हैं। तो ही कि हम हीट वेपोरेशन को कपड़ा सुखाने में देखते हैं या फिर हम अपने चॉकलेट्स टॉफ़ी को देखते हैं पिघलते हुए। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं। तो हम इस चैप्टर का आज यहाँ समापन करते हैं, मैटर अराउंड अस। इस चैप्टर को समझने के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। और इस चैप्टर को समझने के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखें और अपनी किताब को या पेन पेंसिल को सामने रखें। उसके बाद ये और भी अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगी और फिर हम एक नया वीडियो के साथ और नए जो है टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।